हम सब ने ही कभी ना कभी सुन रखा है कि जब रिश्ते ख़त्म होते हैं तो पुराने आशिक गुस्से में आकर अपने एक्स को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो कर देते हैं। लेकिन आज की कहानी में जो हुआ वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंजाम शायद दुनिया के सबसे अजीब ब्रेकअप आउटकम में से एक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइकोलॉजी एंड क्राइम। उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं हूँ एमा और मैं आपसे मिलूँगी यहाँ हर मंडे एक नए ट्रू क्राइम केस के साथ। अगर आप भी मेरी तरह ट्रू क्राइम फ़ैन हैं तो आई हाईली सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि आज की वीडियो से मेरा मकसद किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है और वीडियो का सारा कंटेंट ऑनलाइन मौजूद है और मुख्तलिफ न्यूज़ रिपोर्ट्स, ब्लॉग्स और वीडियोस से इकट्ठा किया गया है। एक डिस्क्लेमर भी देती चलूँ कि आज की वीडियो में मैच्योर, सेक्सुअल और फ्रॉड की थीम्स शामिल हैं। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ आपको ऐसी किसी भी बात सुनने की इजाज़त नहीं देती या फ़िलहाल आप इतने डार्क टॉपिक सुनने के मूड में नहीं हैं तो प्लीज़ वीडियो स्किप कर दें। उम्मीद करती हूँ आपसे जल्द ही किसी और लाइटर थीम वाली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू। मिशेल हेडली 1985 में ओंटारियो, कैलिफोर्निया में पैदा हुई, जो शहर लॉस एंजलिस के 40 मील ईस्ट में वाक़ है। उसके वालिदैन वहाँ एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस चलाते थे। पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे उनके पास, लेकिन उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाती थीं। बचपन में मिशेल के वालिदैन ने उसे और उसकी छोटी बहन को यही सिखाया था कि जो भी काम करो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, एथलेटिक्स हो या रिलेशनशिप्स, उसमें अपना सब कुछ डाल दो और अपने क्रिश्चियन ईमान को कभी हल्के में ना लेना। हाई स्कूल तक मिशेल ने अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। वो अपनी क्लास की टॉप स्टूडेंट थी और एक बहुत ही टैलेंटेड क्रॉस कंट्री रनर भी बन चुकी थी। लेकिन इन सब कामयाबियों के बावजूद मिशेल कभी अपनी अचीवमेंट्स का दिखावा नहीं करती थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हम्बल थी, बल्कि ये सब उसकी फितरत में ही नहीं था। वो एक प्राइवेट और लो की इंसान थी जो स्पॉटलाइट से जितना दूर रह सकती हो रहती थी। हाई स्कूल के बाद मिशेल ने डिकिंसन कॉलेज पेंसिल्वेनिया में स्कॉलरशिप पर एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 22 साल की उम्र में मिशेल ने अपने हाई स्कूल स्वीट हार्ट से शादी कर ली, मगर ये रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चला। सिर्फ 4 साल बाद ही उसको तलाक हो गई। मिशेल उदास ज़रूर थी, लेकिन वो ये कहती थी कि मैं अभी जवान हूँ, मेरा ख़ानदान मेरे साथ है, मेरी जॉब अच्छी है, मुझे बस थोड़ा सब्र करना है, सही इंसान मुझे ज़रूर मिलेगा। और 2013 में उस तलाक के तकरीबन 1 साल बाद ऐसा लगने लगा कि वो सही इंसान उसे मिल गया है। अगस्त 2013 में मिशेल की मुलाकात एक यूएस मार्शल इयान डियाज से हुई। ये दोनों एक डेटिंग वेबसाइट पे मिले थे। यूएस मार्शल सर्विस फेडरल सरकार का वो डिपार्टमेंट है जो फ्यूजिटिव इन्वेस्टिगेशंस करता है, यानी जो भी लोग दौड़ जाते हैं उनको पकड़ता है, जो भी फ़रार हो जाते हैं उनको पकड़ता है। मिशेल और इयान ने ऑनलाइन चैट के बाद कॉफ़ी पे मिलने का प्लान बनाया। इयान की उम्र तकरीबन 35 साल थी और वो मिशेल से तकरीबन 9 साल बड़ा था। वो लंबा और फिट था, जबकि मिशेल स्लिम थी और उसके डार्क ब्राउन थे और गहरी ब्राउन आँखें थीं। दोनों की स्माइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और पहली ही मुलाकात में दोनों ने अच्छी तरह हिट ऑफ कर लिया था। दूसरी डेट पर ही इयान ने मिशेल से आई लव यू कह दिया। मिशेल हैरान ज़रूर हुई, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से फूल गई। वो छोटी थी तब अक्सर प्रिंसेस बनने का ख्वाब देखती थी कि एक दिन उसका प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसे ले जाएगा, और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसका वो ख्वाब पूरा हो रहा है। अगले कुछ महीने वो दोनों हर रोज़ मिलते रहे। फिर स्प्रिंग 2014 में दोनों एक साथ शिफ्ट हो गए, लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। और फिर उसी साल की दिसंबर 2014 में इयान ने उसे न्यूयॉर्क ट्रिप पर ले जाकर शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। मिशेल ने हाँ कह दिया और वो बिल्कुल क्लाउड 9 पर थी। इयान उसे रियल लाइफ का प्रिंस ही लगता था। इंगेजमेंट के बाद मिशेल ने पूरी ताकत से उनकी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन यहाँ पे क्रैक्स पड़ने लग गए।
मिशेल बदस्तूर एंगेजमेंट के बाद अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में लगी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मिशेल ने महसूस किया कि एयान उस पर कंट्रोल जमाने लगा है। एयान ने उसे प्रेशर किया कि वो अपनी जॉब जो उसे बहुत पसंद थी छोड़ दे और एक ऐसी जगह पे काम करे जो एयान को पसंद है, यानी डिज्नीलैंड रिजॉर्ट। ये जॉब उसकी पुरानी जॉब से तकरीबन $20,000 कम दे रही थी। मिशेल ने सेक्रीफाइस कर लिया और सिर्फ इसलिए किया कि एयान खुश हो जाए। फिर एयान ने कहा कि मुझे अपनी वाइफ की लुक बदलनी है। वो चाहता था कि मिशेल ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने, एक्रेलिक नेल्स लगवाए और अपने नेवल यानी नाक की भी पियर्सिंग करवा ले। ये सब मिशेल के स्टाइल का हिस्सा नहीं था, मगर उसने एयान को नाराज़ करने से बचने के लिए कभी कभी क्रॉप टॉप्स और छोटी स्कर्ट्स पहनने शुरू कर दिए। लेकिन एयान फिर भी कभी वाकई खुश नहीं दिख रहा था उसे। फिर एक दिन एयान ने अपनी सेक्सुअल फैंटेसी की असलियत में इजहार किया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दूसरे मर्दों के साथ देखूँ। मिशेल शौक में थी। उसने सीधा जवाब दिया बिल्कुल नहीं, लेकिन एयान बार बार ये बात करता रहा। हर बार ज़्यादा ज़िद और फोर्स के साथ वो उस पर ज़ोर डालता रहा। आखिरकार वैलेंटाइंस डे 2015 पर जब मिशेल ने कोल्ड मेडिसिन ली हुई थी और साथ अल्कोहल का भी असर था, उसने एयान की बात मान ली और एक अजनबी के साथ सेक्सुअल रिलेशंस किए, जिसे एयान ने शायद क्रेगलिस्ट से अरेंज किया था। मगर सबसे बड़ा सच उस वक्त खुला जब मिशेल को ये पता चला कि एयान ने उस पूरी रात की वीडियो रिकॉर्ड की है और बाद में उसने मिशेल को वीडियो दिखाना चाहिए तो मिशेल हॉरिफाइड रह गई और उसने उससे बहुत ज़्यादा बेग किया कि प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो। एयान ने कहा कि तुमने खुद ये सब किया है, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। मिशेल अंदर से टूट गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी रिश्ते में रहने के लिए बनी ही नहीं है। उनका रिश्ता और ज़्यादा अनहेल्दी होने लगा। एयान जितना कंट्रोलिंग बनता गया, मिशेल उतनी ही उस पर इमोशनली डिपेंडेंट होती गई। जून 2015 में उनकी शादी से तकरीबन 8 माह पहले दोनों ने मिलकर एक 2 स्टोरी कॉन्डो डाउनटाउन एनाहेम में लिया। वो ने मॉर्टेज उन्हें मिल गया और डाउन पेमेंट जो उसकी 14,400 थी वो मिशेल ने खुद पे की। उसने सोचा कि नए घर लेने से शायद उनके रिश्ते में नए रंग आएंगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही वो नए की घर की खुशी ख़त्म हो गई और वो पुराने इश्यूज़ दोबारा से सामने आने लग गए। छोटी छोटी बात पर फिर झगड़े होने लगे और फिर बड़े झगड़े होने लगे और वो झगड़े जो थे वो चीटिंग और ट्रस्ट तोड़ने के इल्ज़ाम तक पहुंच गए। आखिर एक दिन जब मिशेल ने रिश्ते से निकलने की धमकी दी तो एयान ने उसे ज़ोर से बेड पर गिराया और पकड़ा और फिर उसे छुड़वाने की कोशिश करते हुए मिशेल ने भी ज़ोर लगाया, लेकिन उसकी चली नहीं। दोनों के घर वालों ने कहा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं हो तो ये रिश्ता ख़त्म कर दो। इसलिए फिर अगस्त के एंड में उस कॉन्डो के लेने के 2 महीने बाद ही एयान ने मिशेल से एंगेजमेंट रिंग जो दी थी उसे वो वापस ले ली। मिशेल ने अपनी वोक्सवैगन, अपनी जो कार थी वो उठाई और अपने माँ बाप के घर चली गई। लेकिन कॉन्डो दोनों के ही नाम पर था, इसलिए रिश्ता टेक्निकल तौर पर अभी भी जुड़ा हुआ था। मिशेल चाहती थी कि एयान कॉन्डो बेचे ताकि उसे अपनी डाउन पेमेंट वापस मिल सके, लेकिन एयान ऐसा नहीं चाहता था। उसे वो जगह पसंद थी। इस डेडलॉक ने उन दोनों को फोर्स कम्युनिकेशन में रखा, लेकिन ये इंटरेक्शन थोड़ा सिविल बन चुका था। एयान प्रॉपर्टी के हवाले से मिशेल को टेक्स्ट करता था और फिर कैजुअली हाउ आर यू भी पूछने लगा। मिशेल भी ऐसे ही रिस्पॉन्स देती। ये दिख रहा था कि कोई हल नहीं निकला, लेकिन कम से कम रिस्पेक्टफुल टोन जो है उनकी वो वापस आ गई है। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं चला। 10 सितंबर को एयान को मिशेल से एक बहुत ही अजीब ईमेल मिला। मिशेल ने एयान को एक बहुत लंबी और अजीब रिलीजियस लैंग्वेज में लिखी हुई ईमेल भेजी। ये ईमेल तकरीबन किसी रिलीजियस कर्स या प्रोफेसी जैसी लग रही थी। उस ईमेल में मिशेल ने एयान से कहा था, तुम्हारा गुनाह बहुत ज़्यादा है। तुम्हें, मुझे और मेरी फैमिली को अपने गंदे और ईवल सेक्सुअल एक्स से मुश्किल किया हुआ है तुमने। तुम्हारा फाइनेंशियल कंट्रोल, तुम्हारी लालच, तुम्हारी शहवत, सुस्ती, गुस्सा, हसद, सब कुछ तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। और आखिरी लाइन में ये लिखा था
कि तुम इंसान के कानून के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो, मगर वो शील्ड कमज़ोर है और खुदा की तलवार के सामने बिखर जाएगी। मैं तुम पर खुदा का अजाब और कानून दोनों लेकर आऊँगी। यान ने पहले सोचा कि मिशेल और उसका ख़ानदान रिलीजियस हमेशा से थे और मिशेल का कभी कभी इमोशनल आउटबर्स्ट करना भी पुरानी बात थी, लेकिन इस दफ़ा ये ईमेल तो कुछ और ही कहानी है। ये बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग और पर्सनल था। इस वजह से यान ने अगले दिन 11 सितंबर को उसके लिए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अप्लाई कर दिया। जज ने ईमेल और यान का स्टेटमेंट देखा तो उसको, लेकिन फिर भी उस वक्त तक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को अप्रूव नहीं किया। लेकिन मिशेल अब वहाँ की पुलिस की नज़र में आ चुकी थी। मिशेल बहुत हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एन उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल कर देगा। उसने फ़ौरन ही एक लॉयर हायर किया ताकि एन से सारी कम्युनिकेशन अब लीगल रूट से ही हो। एन ने भी अपने लिए एक लॉयर हायर कर दिया। फिर नवंबर 2015 तक दोनों लॉयर्स ने मिलकर एक अरेंजमेंट तैयार किया कॉन्डो के सिलसिले में, जिसे मिशेल और एन ने दोनों ही अलग होकर मूव ऑन कर सकने का फ़ैसला किया। एग्रीमेंट में ये था कि मिशेल को अपना 14,400 का डाउन पेमेंट वापस नहीं मिलेगा, लेकिन वो अगले 6 महीने तक आधा मॉर्टेज पे करेगी। उसके बाद एन या तो पूरा मॉर्टेज खुद उठाएगा या कॉन्डो बेचकर उसका मुनाफा मिशेल के साथ शेयर करेगा। दोनों साइड्स पूरी तरह खुश नहीं थे इस फैसले से, लेकिन अब वो क्योंकि थक चुके थे और वो इस पॉइंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। एग्रीमेंट साइन हुआ और 6 मंथ का टाइमर स्टार्ट हो गया। एन कॉन्डो में ही रहता रहा। मिशेल अपने माँ बाप के घर थी, लेकिन उसने ये प्लान बनाया कि वो अपना एक छोटा सा अपार्टमेंट लेकर बिज़नेस में MBA करेगी। जनवरी 2016 में बस कॉन्डो सेटलमेंट को फाइनलाइज हुए अभी 1 महीना ही हुआ था कि एन ने एक नई लड़की से मुलाकात की जिसका नाम एंजेला कॉर्नेल था। वो भी एक डेटिंग वेबसाइट पर ही उसे मिली थी। एंजेला की उम्र भी मिशेल के बराबर ही थी और वो भी एक सीरियस रिलेशनशिप ढूंढ रही थी। पहली डेट पर ही एन ने उसे बताया कि मेरी एंगेजमेंट अभी कुछ ही वक्त पहले ख़त्म हुई है। बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं अब भी शादी और फैमिली चाहता हूँ। एंजेला को उसकी ऑनेस्टी बहुत ही रीअश्योरिंग लगी। 1 महीने बाद ही एन और एंजेला ने शादी कर ली। एंजेला ने मिशेल के साथ ख़रीदे गए कॉन्डो में ही शिफ्ट कर लिया। मई 2016 को शादी के तकरीबन 4 माह बाद और मॉर्टेज डेडलाइन के 2 महीने पहले एंजेला ने एन को एक सोनोग्राम दिखाया और ये बताया कि वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने फैमिली और फ्रेंड्स को भी वो सोनोग्राम की पिक्चर भेजी और अपने घर को भी वो ट्विंस के लिए तैयार करने लगे। सब कुछ बहुत ही जल्दी हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन उसी महीने एक ईमेल आई जिसने उनकी नई ज़िंदगी को हिला के रख दिया। मई 2022-2016 में एंजेला कॉन्डो में अकेली थी जब उसने अपने लैपटॉप पर ईमेल चेक करना शुरू किया। इनबॉक्स में एक नए आदमी का ईमेल था जिसका नेम जेसन रॉय था। नाम जेन्युइन लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई रैंडम है या स्पैम है। तो उसने ईमेल खोला और पहली ही लाइन ने एंजेला को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये ईमेल पर्सनल था और सिर्फ उसी के लिए था। जेसन ने क्लियरली एंजेला के और एन के पर्सनल डिटेल्स जानते हुए लिखा था कि एन वफ़ादार नहीं है, वो एंजेला से मोहब्बत नहीं करता और कभी करेगा भी नहीं। अगर एंजेला ने उसे छोड़ा नहीं तो एन उसका नुकसान करेगा। और आखिरी लाइन में लिखा था कि तुम दोनों ने खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह किए हैं। एंजेला उस स्क्रीन के सामने घंटों तक बैठी रही। उसने बार बार ईमेल पढ़ा और आखिर सोचा ये कैसा सिक जोक है, बेहतर यही है कि मैं इसे इग्नोर कर दूँ। उसने ईमेल डिलीट किया, लैपटॉप बंद किया और चली गई। अगले ही दिन फिर से ईमेल चेक किया और जेसन रे का एक दूसरा ईमेल वहाँ था। एंजेला ये सोचती रही कि इसको भी डिलीट कर दे, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे मजबूर किया और उसने उसे फिर से खोल लिया। इस ईमेल में भी वही थीम थी, रिलीजियस टोन थी और मिशेल का रेफरेंस भी दिया हुआ था। इस दफ़ा ये लिखा हुआ था कि एंजेला एन की ईव है और मिशेल एन की लिलिथ। ये एक जूइश फोकलोर की मिसाल दी हुई है उसने, जिसमें लिलिथ जो थी वो एडम की पहली बीवी थी और उसने डिसोबे करने पर ईडन से निकल गई थी, यानी जन्नत से निकल गई थी। एंजेला हैरान थी। वो मिशेल को ज़्यादा जानती नहीं थी, सिर्फ उसका नाम सुना था, लेकिन ये ईमेल बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई स्कॉन्ड लवर ने लिखी हो। उस रात जब एन घर आया तो एंजेला ने उसे सब कुछ बताया और ईमेल दिखाई।
ईयान ने भी ईमेल देखा और कहा कि ये तो बिल्कुल मिशेल के स्टाइल का ही लग रहा है, क्योंकि मिशेल बहुत मूडी थी और शायद किसी बात पर अपसेट हो गई हो। तो उसने कहा कि फ़िक्र नहीं करो, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और ये सब कुछ रुक जाएगा। अगर ईमेल्स रुकती नहीं हैं तो मुझे बता देना, मैं पुलिस में चला जाऊँगा। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद एंजेला को एक नया ईमेल मिला और उसकी सब्जेक्ट लाइन पे लिखा हुआ था डाई, यानी मर जाओ। और अंदर लिखा था कि उम्मीद है तुम मौत से डर रही होगी, कल तैयार रहना, सो मत जाना, खुदा की बेटियां तुम्हारी औलाद चुरा लेंगी और हम देखते रहेंगे जब वो मरेगा। उसके बाद एंजेला के इनबॉक्स में ईमेल्स का एक तूफ़ान आ गया। जेसन रे, लिलिथ ट्रुथ और दूसरे एनोनिमस सेंडर्स सब एक ही मैसेज दे रहे थे कि तुम पर हमला होगा और तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। एंजेला डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसने एक ईमेल के नीचे देखा जहाँ लिखा था फ्रॉम मिशेल। ये शायद ईमेल सिग्नेचर ऑटो एडिट थी। मिशेल शायद भूल गई थी उसे डिलीट करना, ये शायद वो जानबूझकर उसने उसको रहने दिया था ताकि पता चल जाए कि ये किसका काम है। एंजेला और रियान अब बिल्कुल कन्विंस थे कि ये सब मिशेल ही कर रही है। उन्होंने सारी ईमेल्स का प्रिंट आउट निकाला और साथ में वो बिब्लिकल स्टाइल पुराना ईमेल भी अटैच किया जो मिशेल ने रियान को पिछले साल भेजा था। फिर वो कोर्ट हाउस गए और रियान ने एक नया रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल किया मिशेल के ख़िलाफ़। जून 6, 2016 दो पुलिस ऑफिसर मिशेल के घर गए और कोर्ट ऑर्डर उसके हाथ में दिया। मिशेल को कहा कि 17 जून को कोर्ट में हाजिर हो, लेकिन उसके बाद के दिनों में एंजेला को और भी ज़्यादा ईमेल्स मिलते रहे, जेसन रे, लिलिथ ट्रुथ और नए लोगों के नाम से। और इस दफ़ा ईमेल्स की टोन की इंटेंसिटी बढ़ चुकी थी, वो और ज़्यादा शदीद हो गए थे। 17 जून 2016 को एंजेला और इयान कोर्ट पहुंच गए और उनके साथ उनके दोस्त और फैमिली का एक बड़ा ग्रुप भी था और सभी मिशेल के ख़िलाफ़ थे। मिशेल जब अपने लॉयर के साथ कोर्ट में दाखिल हुई तो लोगों ने सीटियाँ बजानी शुरू कर दी और उसको बू करने लग गए कि जैसे वो कोई विलन हो। कोर्ट शुरू हुआ। जज ने इयान और एंजेला को बुलाया। उन्होंने अपना केस एक्सप्लेन किया। उन्होंने वो सारा प्रिंटेड ईमेल का जो स्टैक था उनके पास वो भी जज को दिखाई, जिसमें उनको थ्रेट मिल रहा था। जज ने सब पेपर्स देखने के बाद मिशेल से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? मिशेल ने बस इतना कहा, मैंने ये ईमेल्स नहीं भेजी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब मैंने नहीं किया है। लेकिन जज को भी उसकी बात पे यकीन नहीं आया, क्योंकि पहले भी इयान ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल किया था जो उस वक्त रिजेक्ट हो गया था। इस दफ़ा जज ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया उन्हें। और फिर मिशेल को इयान और एंजेला से कोई भी कांटेक्ट करने से मना कर दिया और किसी भी तरह का ईमेल, टेक्स्ट, कॉल, हर तरह का ताल्लुक़ से स्ट्रिक्टली बैन कर दिया। और एंजेला और इयान, जाहिर सी बात है, इस फैसले के बाद कोर्ट रूम से खुशी खुशी निकले और उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये नाइटमेयर पीछे ही छूट गया है। लेकिन अगले ही कुछ घंटों बाद जब वो घर पहुंचे तो एंजेला के इनबॉक्स में फिर से नए ईमेल्स आए हुए थे। वही नाम, वही थ्रेड्स, वही बिब्लिकल पैगामात। एयान ने फ़ौरन पुलिस को कांटेक्ट किया कि मिशेल ने ऑर्डर तोड़ दिया है और वो फिर से ईमेल कर रही है। लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि इन नए ईमेल्स में मिशेल का नाम कहीं भी नहीं था और कोई कॉन्क्रीट सबूत भी नहीं था कि वही सेंडर है। अगले कुछ दिन तक एंजेला हर रोज़ नई डजन्स ऑफ ईमेल लेती रही। उनमें खुदा का अजाब, नापाकी, मौत का पैगाम और सेक्सुअल वायलेंस के डार्क थ्रेड्स भी थे। एंजेला अंदर से टूट चुकी थी। एन ने जितना कहा कि परेशान ना हो, उसका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा था। और फिर एंजेला की ईमेल में एक नया ईमेल आया जो कि किसी अननोन अकाउंट से था। उस ईमेल में लिखा था कि तुमने जो क्रैगलिस्ट पे रेप फैंटेसी का ऐड डाला है उसमें कुछ बात क्लैरिफाई करवानी है मैंने। एंजेला ने हैरानी से कहा कि मैंने तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की। उसने ऑनलाइन जाकर चेक किया और जो देखा उसका खून खुश्क हो गया। क्रेगलिस्ट जो मार्केट प्लेस है जहाँ ऐड लोग डालते हैं, वहाँ एक ऐड बना हुआ था जहाँ लोग रेप फैंटेसीज़ के लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे थे और कोई एंजेला बनकर सबसे कांटेक्ट कर रहा था। उसने अपना नाम एंजेला बताया, एंजेला का एड्रेस, डेली रूटीन, घर का नंबर, क्या कपड़े पहनती है, कब आती जाती है, सब कुछ बताया। और सबसे ड्रॉनी बात ये थी
कि वो लोग जो एंजेला के नाम पर इनवाइट हो रहे थे उनसे ये कहा जा रहा था कि ये रेप फैंटेसी है, ये रियल ही लगे, मुझे फॉलो करो और फिर एम्बुश करो, रोको मत, मैं चाहे जितना भी कहूँ रुकना मत। एंजेला का दिमाग घूम गया। उसको यही था कि ये सब तो मिशेल ही कर सकती है और इतना ज़्यादा एक्सेस और किसको हो सकता है। लेकिन प्रूफ अब भी नहीं था। ईमेल्स एनोनिमस थे, कोई नाम, आईपी एड्रेस या डिजिटल फिंगरप्रिंट भी नहीं मिल सका था। एंजेला का स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि वो अपने कॉन्डो में ही बंद हो गई, बाहर जाने से डरने लगी। इयान उसे तसल्ली देता रहा लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन 24 जून को, सिर्फ एक हफ्ते बाद कोर्ट रूम अफेयरेंस के, एंजेला को बाहर जाकर कुछ काम करने के लिए निकलना पड़ा। उसने इयान को फ़ोन किया कि मैं जा रही हूँ, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें पता होना चाहिए। उसने कॉन्डो की जो अंडरग्राउंड पार्किंग गराज था उससे अपनी कार में बैठकर अपने एरेंड्स वगैरह करके जब आई तो उसमें बैठ गई। सब कुछ ठीक रहा। फिर जब वो वापस आई उसने अपनी कार फिर पार्क की और वो वॉक करते हुए स्टेयरवेल की तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही वो अभी कोई 30 फीट दूर थी उसने पीछे से चलने की आवाज़ सुनी। उसने पलट कर देखा तो एक अननोन आदमी वहाँ खड़ा था और वो तेज़ कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। एंजेला ऑलरेडी काफ़ी पैरानॉइड थी। उसने चीख मारी और भागने लगी, लेकिन वो आदमी उस तक पहुँच गया और उसको गर्दन से पकड़ लिया और उसको न्यूट करने की कोशिश करता रहा। एंजेला ने उसे पंच किया, किक मारा, चिल्लाया और फाइट बैक किया और आखिर वो आदमी भाग गया। एंजेला ने फ़ौरन ही कॉन्डो की तरफ दौड़ लगाई, अंदर गई, दरवाज़ा बंद किया, फ़ोन उठाकर 911 को कॉल की। कॉल पे पुलिस आए। उन्होंने देखा कि एंजेला हिस्टेरिकल थी। उसकी शर्ट जो थी वो फटी भी थी, उसकी गर्दन पर रेड मार्क्स थे, मगर शुक्र है उसे ज़्यादा ज़ख्म नहीं हुए थे। एंजेला ने उन्हें सब कुछ बताया कि मिशेल ने मुझे क्रेगलिस्ट पे डाल दिया है और ये आदमी वहीं से आया था। पुलिस ने उसकी बात सुनी और एक डिटेल्ड स्टेटमेंट लिखा जिसमें उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया था। मिशेल के ख़िलाफ़ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का बताया था, वो सारी थ्रेटनिंग ईमेल्स का बताया था, क्रेगलिस्ट पे ऐड का बताया था और अब ये फ़िज़िकल अटैक का भी बताया था। पुलिस ने कहा कि अगर सब कुछ आप कह रही हैं तो हमें मिशेल के घर सर्च वारंट के साथ जाना होगा। उस रात पुलिस मिशेल के घर गई, उसे वारंट दिखाया, उसका फ़ोन, लैपटॉप और सभी डिजिटल डिवाइसेस ले लिए और पासवर्ड्स भी मांग लिए। मिशेल ने कोऑपरेट किया और सब कुछ दे दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और जितना मिला उससे पुलिस ने डिसाइड किया कि ये सब मिशेल ही कर रही है। मिशेल को वहीं उस रात अरेस्ट कर लिया गया। एंजेला और इयान ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर रिलीफ आ गया। उसी रात ईमेल्स आना बंद हो गईं। एंजेला ने पहली बार सुकून का सांस लिया। लेकिन अगले दिन मिशेल ने बेल पोस्ट की और वापस घर आ गई और उसी के कुछ घंटों बाद वो तमाम ईमेल्स फिर से शुरू हो गई। एंजेला टूट चुकी थी। उसने डॉक्टर के पास जाने का फ़ैसला किया और प्रेगनेंसी और स्ट्रेस के बारे में चेकअप करवाने का इरादा किया। लेकिन जो डॉक्टर ने उसे बताया वो तबाह कर देने वाला था। एंजेला का ट्विंस जो उसको होने वाले थे उनका मिसकैरेज हो गया था और उसका सर्विकल कैंसर जो पहले रिमिशन में था वो वापस आ गया था। एंजेला और इयान बिल्कुल टूट गए। वो दोनों इमोशनल ट्रॉमा में चले गए। इस दौरान भी ईमेल्स जारी रहे। वो अननोन आदमी एंजेला के घर के बाहर आते रहे और कुछ ऐसे भी थे जो अंदर आने की डिमांड करते रहे, ये कहकर कि वो क्रेगलिस्ट के ऐड का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एंजेला ऑलमोस्ट घर में ही बंद हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा पैरानॉइड और फेयरफुल थी। 13 जुलाई 2016 को एंजेला ने अपने कॉन्डो की विंडो से देखा कि एक यंग आदमी उनके कॉम्प्लेक्स के पास ही छुपकर छोटी सी जगह में बैठा हुआ है। उसे ये लगा कि ये अटैकर हो सकता है। उसने फिर से पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और उसने उस आदमी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं उस ऐड के जवाब पे आया हूँ। उस औरत ने कहा था कि मैं आऊँ, दरवाज़ा खोलूँ और जो चाहता हूँ करूँ। इयान का सब्र अब ख़त्म हो गया था, तो उसने पुलिस से कहा कि इनफ इज़ इनफ, मिशेल को अरेस्ट करो और जेल में रखो। अगले दिन ही मिशेल को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया और इस दफ़ा
उसकी बेल की जो अमाउंट थी वो $1 मिलियन सेट हुई, तो मिशेल के लिए बेल करना इम्पॉसिबल था। एंजेला और एयान ने पहली दफ़ा असल रिलीफ महसूस किया कि अब वो जेल में हैं तो अब हम सेफ़ हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। मिशेल बेकसूर थी। मिशेल को जेल में 89 दिन गुजर चुके थे। इस दौरान उसकी फ़ैमिली टूट चुकी थी, उसका कैरियर, एजुकेशन, सोशल लाइफ सब तबाह हो गया था। उस पर सेक्सुअल हरासमेंट, साइबर क्राइम और अटेम्प्टेड रेप सेटअप जैसे सीरियस इल्ज़ाम लगे थे। लेकिन उसकी फ़ैमिली को यकीन था कि मिशेल ने ये सब नहीं किया। उन्होंने एक प्राइवेट लॉयर हायर किया जिसने मिशेल की डिजिटल इनोसेंस प्रूफ करने के लिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, और जो कुछ सामने आया उसने सबको हिला के रख दिया। लॉयर ने प्रूफ निकाला कि तमाम थ्रेटनिंग ईमेल्स, क्रैकलिस्ट ऐड, रेप फैंटेसी मैसेज, एनोनिमस अकाउंट्स, वो सब कुछ ही एंजेला डियाज ने खुद ही भेजे थे, और वो पूरा प्लान इयान डियाज के साथ मिलकर बनाया था। एंजेला ने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए, खुद अपने आप को विक्टिम बनाया, खुद ही ईमेल के नीचे मिशेल का नाम छोड़ा, खुद ही अपनी नेक पे मार्क्स बनाए, अपनी शर्ट फाड़ कर फेक अटैक्स का ड्रामा किया, प्रेगनेंसी का झूठ बोला, कैंसर का ड्रामा किया, और हर चीज़ को मिशेल के नाम से मिशेल को फ्रेम कर दिया। लेकिन इस पूरे प्लान का मकसद क्या था? वो सिर्फ एक ही था कि इयान कॉन्डो की फुल ओनरशिप चाहता था। मिशेल के साथ जो एग्रीमेंट था वो उसे छुटकारा पाना चाहता था। 6 मंथ डेडलाइन आ रही थी, या तो उसे कॉन्डो बेचना पड़ना था या फिर मिशेल को पैसे देने पड़ने थे जो उसके पास थे नहीं। उन्होंने सोचा कि मिशेल को जेल में भेज दो तो उसका क्लेम ख़त्म हो जाएगा, और ये डेंजरस और क्रिमिनल लेवल का प्लान दोनों ने मिलकर एग्जीक्यूट किया। अक्टूबर 17, 2016 को मिशेल हेडली को जेल से रिहा कर दिया गया और वो ऑफिशियली एक्सोनरेटेड हो गई, और उस पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम झूठे साबित हुए। एंजेला डियाज ने प्ली डील लेकर गिल्ट एक्सेप्ट किया, और उसने 10 फेलनी और 22 मिसडिमेनर चार्जेस भी एक्सेप्ट किए, जिनमें किडनैपिंग, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, फेक क्राइम रिपोर्ट शामिल थे, और उसे 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। और इयान डियाज उस वक्त पर कोई चार्जेस नहीं लगे, वो अपनी यूएस मार्शल की जॉब में वापस चला गया, लेकिन मिशेल ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया था। एंजेला के गिल्टी होने के बाद भी मिशेल के लिए कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। वो तो अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही थी, लोग उसे क्रेगलिस्ट रेपिस्ट के नाम से जान रहे थे, और उसकी ज़िंदगी के 3 महीने जेल में बर्बाद हुए थे। उसका करियर, इज़्ज़त, पीस ऑफ माइंड सब कुछ छिन चुका था। लेकिन मिशेल ने डिसाइड किया कि अब मैं सिर्फ अपनी इज़्ज़त नहीं बचाऊंगी, मैं पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगी। तो दिसंबर 20, 2019 को मिशेल ने इयान डियाज के ख़िलाफ़ एक सिविल राइट्स लॉ सूट फाइल किया। इसमें लिखा कि ये इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड इयान था, और उसने एंजेला के साथ मिलकर ये पूरा फ्रेम अप प्लान बनाया और नोइंगली उसे जेल भेजने की कोशिश की। मिशेल ने एनहेम पुलिस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ भी केस किया और कहा कि उन्होंने अर्ली इन्वेस्टिगेशन में सबूत देखे थे जिसने ईमेल्स इयान के घर से ही सेंड हुए थे, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने मुझ पर केस बनाया। मई 3, 2021 को एनहेम पुलिस ने मिशेल के साथ एक सीक्रेट कैश सेटलमेंट पर एग्री कर लिया। रकम पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं की गई, लेकिन ये मान लिया गया है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ी गलती हुई थी। मई 13, 2021 को इयान डियाज को अरेस्ट कर लिया गया, और उस पर एक काउंट कंस्पिरेसी टू कमिट साइबर स्टॉकिंग, एक काउंट साइबर स्टॉकिंग और एक काउंट परजरी, जो कि कोर्ट में झूठ बोलने का इल्ज़ाम है, वो लगाया गया। अगर ये सब चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो इयान को भी 5 साल जेल हर सूरत पर हो सकती है। केस अभी भी फेडरल कोर्ट में पेंडिंग है। 2017 में जब मिशेल एक्सोनरेट कर दी गई तो उसने अपना MBA कंप्लीट किया। वो कैलिफोर्निया छोड़कर एक नए शहर में सेटल हो गई, और उसको एक ब्यूटी कंपनी में मार्केटिंग में अच्छा जॉब मिल गया, और सबसे बढ़कर उसे अपनी इज़्ज़त और आवाज़ वापस मिल गई। उसका कहना है कि मैं सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि मैंने फ़ाइट किया और मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। That's it for today. Be safe, guys. Love you all. Bye.